हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 4 पार्ट का नाम है वाक्य विचार। हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा, फिर हमने पढ़ा वर्ण विचार, वर्णों के बारे में जाना। तो वर्णों को मिलाकर बनता है शब्द। फिर थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा शब्द विचार। अब शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। अब पार्ट 4 में पढ़ेंगे वाक्य विचार, हमारे पार्ट का नाम है, और वाक्यों के बारे में हम जानेंगे और सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी पूर्णतः जानकारी हमें मिलेगी। वाक्य के अंग, वाक्य के बारे में हम ठीक तरह से जानेंगे। तो हमारा पार्ट 4 है वाक्य विचार। देखिए पार्ट की ओर, देखिए चैप्टर की ओर। पार्ट 4 वाक्य विचार। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। रजत गेंद से खेलता है। श्यामा नाच रही है। बिल्ली दूध पी रही है। उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि सभी वाक्यों में कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। सभी वाक्य, देखो बेटा, ये वाक्य, ये वाक्य, ये वाक्य, तीनों सेंटेंस कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि शब्दों को जोड़ जोड़कर हमारे एक सही सेंटेंस बना है। ठीक है, तो सभी वाक्यों में कुछ शब्दों का समूह है, शब्दों को जोड़ा गया है और हमें एक पूरा उपयुक्त सेंटेंस मिला है। ठीक है। नंबर 2, सभी वाक्यों के अंत में क्रिया है। ये बात ध्यान देने के लिए ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि सभी सेंटेंस में क्रिया है। क्रिया क्या है? हमने पढ़ा है क्रिया वर्ब होती है। जो भी कुछ हम काम करते हैं, जो भी काम हो रहा होता है, वो उसका क्रिया कहलाता है। तो सभी सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। देखिए इसमें ये रजत गेंद से खेलता है, यहाँ खेल रहा है। श्यामा नाच रही है, यहाँ पे नाचना इसकी क्रिया है। बिल्ली दूध पी रही है, यहाँ पे पी रही इसकी क्रिया है, पीना इसका क्रिया है। ठीक है, वर्ब है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि सभी शब्दों को हमने व्यवस्थित मतलब मिलाकर लिखा, कुछ शब्द मिलाकर एक वाक्य बना है। दूसरे पॉइंट में सभी में कुछ ना कुछ क्रिया है। थर्ड पॉइंट, सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है। निरर्थक वाक्य नहीं है ये, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। जिनको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है, रजत गेंद से खेल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कि भाई रजत गेंद से खेल रहा है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है, सभी वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। क्रम व्यवस्थित है इसीलिए इनका अर्थ निकल रहा है। ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए। अगर क्रम व्यवस्थित नहीं होता तो इसका अर्थ नहीं निकलता। देखो, रजत गेंद से खेलता है, ये एक सही क्रम से लिखा गया है। अगर आगे पीछे लिखा होता खेलता है रजत गेंद से, या है ना, तो ये एक व्यवस्थित क्रम नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता और ये वाक्य सही नहीं होता, उपयुक्त वाक्य नहीं होता। इसी तरह श्यामा नाच रही है, तो नाच है रही श्यामा, कोई सेंटेंस नहीं होता ये। ठीक है, तो व्यवस्थित क्रम से लिखने के कारण इसका अर्थ निकल रहा है और इनमें कोई ना कोई क्रिया है और इस शब्दों से मिलकर वाक्य बने हुए हैं। ये हमने पढ़ लिया, इन सारे वाक्यों से समझ लिया। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा समूह। सार्थक मतलब सही अर्थ वाले, शब्दों मतलब वर्ड, अलग अलग वर्ड, जैसे रजत गेंद से, ये अलग अलग शब्द है। शब्दों का समूह मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप है, समूह किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो तो वो वाक्य कहलाता है। मतलब इन सारे सेंटेंस में हमारी भाव होना चाहिए, विचार होना चाहिए, कोई उसका मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वो एक सही सेंटेंस कहलाएंगे। मतलब सार्थक शब्दों के समूह ही एक सही वाक्य कहलाता है और निरर्थक शब्दों का समूह सही वाक्य नहीं कहलाता। सबसे पहले हमें क्रमबद्ध व्यवस्थित रखना है तो वो एक सही सेंटेंस बनता है। ठीक है, और इसमें इन सभी सेंटेंस की विशेषता क्या है? इसमें कुछ ना कुछ क्रिया है। तो क्रिया आवश्यक है एक वाक्य में होने के लिए, तो एक वाक्य को पूर्ण होने के लिए, तो इन सब में कुछ ना कुछ क्रियाएं हैं और सभी शब्दों को जोड़ कर एक सही वाक्य बनाया गया है। ठीक है, अब हम वाक्य के अंग के बारे में जानेंगे। भेद, वाक्य के 2 भेद होते हैं। देखिए, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य में पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक है, पहला उद्देश्य है, दूसरा विधेय। तो पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य क्या कहलाता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं।
वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो किसके, जैसे कि मोहन भोजन करता है, इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि कौन कर रहा है भोजन? मोहन कर रहा है भोजन। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, मोहन के बारे में कहा जा रहा है इस सेंटेंस में, तो मोहन इस वाक्य का क्या कहलाएगा बेटा? उद्देश्य कहलाएगा। इसी तरह नेहा पत्र लिख रही है, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है? नेहा के बारे में कहा जा रहा है। नेहा पत्र लिख रही है, नेहा के बारे में कहा जा रहा है। देखो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो नेहा के बारे में कहा जा रहा है इस सेंटेंस में, तो नेहा इस वाक्य का उद्देश्य है। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्यों में मोहन तथा नेहा उद्देश्य है। देखो ऊपर लिखे ये दोनों सेंटेंस में, एक में मोहन और एक में नेहा उद्देश्य है। अब हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पॉइंट, विधेय के बारे में। ठीक है, विधेय क्या कहलाता है? वाक्य का वह भाग उद्देश्य को छोड़कर, ठीक है, उद्देश्य को छोड़ दो, मतलब उद्देश्य मोहन है, नेहा है, इसको छोड़ दो, जिसमें उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, विधेय कहलाता है। ठीक है, जिसमें, इसमें क्या है? वाक्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है और इसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो उसका विधेय कहलाता है। ठीक है, बात समझना। पहले वाले में वाक्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो वो उसका उद्देश्य है। यहाँ उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है और उद्देश्य को छोड़ देना है हमें। तो उद्देश्य को अगर हम छोड़ देंगे, अगर इसको छोड़ देंगे हम मोहन को, तो बचा पूरा सेंटेंस हमारा विधेय है, क्योंकि बाकी किसके उद्देश्य के बारे में तो कहा जा रहा है। ये मोहन भोजन करता है, तो भोजन करता है किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कहा जा रहा है, तो मोहन तो उद्देश्य हो गया ये, और बाकी पूरा सेंटेंस जो भी कहा जा रहा है उद्देश्य के बारे में, वो सारा उसका प्रेडिकेट होता है, विधेय होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें सरल शब्दों में ये समझना है। सरल शब्दों में हम ये समझेंगे कि जो इसका उद्देश्य है और बाकी इसका पार्ट उद्देश्य को छोड़ देंगे तो वो उसका विधेय कहलाता है। मतलब उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो उसका विधेय कहलाता है। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्यों में पानी पी रही है, भौंक रहा है, विधेय है। देखो, किरण पानी पी रही है। दो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल के लिए। किरण पानी पी रही, तो किरण पी रही है पानी। ठीक है, वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? किरण के बारे में कहा जा रहा है, और उद्देश्य इसका कौन हो गया? तो किरण हो गई। और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो पानी पी रही है। उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो पानी पी रही है। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो उसका विधेय होगा, मतलब ये सारा इसका विधेय हो जाएगा। ठीक है, विधेय ये कहलाएगा, विधेय कहलाएगा, विधेय। ठीक है, और ये इसका जो वाक्य जिसके बारे में बताता है वाक्य, वो उसका उद्देश्य कहलाएगा। यहाँ पर कुत्ता उद्देश्य है और बाकी भौंक रहा है विधेय। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्यों में पानी पी रही है, ये इसका विधेय है, इधर भौंक रहा है, ये इसका विधेय है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को सबको? अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कारक। कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कारक क्या कहलाते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्यों में जो प्रयुक्त होते हैं और संबंध बताते हैं उन चिन्हों को चिन्ह के रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं, उनको कारक कहते हैं। ये मैं पहले आपको पूरा रीड करूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर भी कहते हैं। कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह, ये भी इसका एक नाम है, और परसर भी इसका एक नाम है। ठीक है, क्या कहते हैं? इन दोनों को ही कारक कह सकते हैं, या कारक कह लो, या विभक्ति चिन्ह कह लो, या परसर कह लो, ये तीनों नाम है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे ने, को, से के द्वारा, के लिए, और से अलग होने के अर्थ में। बेटा से 2 बार है, जैसे के द्वारा के रूप में आता है किसी सेंटेंस में, और से अलग होने के लिए आता है। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे का, की, के, मैं, पर, हे, अरे आदि कारक चिन्ह है। इसके उचित प्रयोग से ही वाक्य पूर्ण होते हैं। ये सारे जो
चिन्ह दिए हुए हैं, इनको कारक चिन्ह कहते हैं। ये सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। कोई भी वाक्य हम बनाते, देखो हमें बोला पतंग उड़ रही, आसमान में पतंग उड़ रही है, तो मैं का प्रयोग हो रहा है। तो ये छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, इनको एक सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है कि सही तरह से वाक्य पूर्ण हो, है ना। तो इसीलिए जैसे कुर्सी पर, मेज पर एक किताब रखी, तो मेज पर बोला ना मैम ने, तो पर शब्द ने पूरे एक सेंटेंस को जोड़ दिया, और सेंटेंस को जोड़ दिया, संबंध बनाया, सेंटेंस से आपस में एक संबंध बना दिया। इसी कारण से इसको क्या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इनका प्रयोग सभी वाक्यों में अधिकतर किया जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कारक चिन्ह कहते हैं, परसर भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे से का 2 बार प्रयोग है। जैसे मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है ना, के द्वारा मतलब मुझे प्यार करती है, ठीक है। एक तो इस तरह हो गया। और से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते, अलग हो रहे हैं ना पत्ते, तो अलग होने के अर्थ में अलग हो जाएगा। लेकिन से का प्रयोग हो रहा, दोनों ही विभक्ति है, दोनों ही कारक चिन्ह है, ठीक है। इसलिए इतना ज्यादा हमें कंफ्यूजन नहीं माइंड में लाना है। जो भी विभक्ति है ये हमें ये याद रखना है, के हो, को हो, की हो, के लिए हो, से हो, ठीक है। और की, का, की, के, मैं, पर, अरे, ये सारे विभक्ति हमारे चिन्ह हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इनको कारक भी कहते हैं और परसर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इनसे देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये बता रहे हैं, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सफेद है गाय होती, ये देखिए व्यवस्थित है क्या, ये वाक्य व्यवस्थित नहीं है, ये व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया है। पर है चाकू है मेज, पर चाकू है मेज, ये भी व्यवस्थित नहीं लिखा हुआ है। प्याले में चाय है, ये व्यवस्थित वाक्य है। रात में तारे चमकते हैं, ये भी व्यवस्थित वाक्य है। व्यवस्थित होगा तभी उसका एक अर्थ निकलेगा, ठीक है। ऊपर दिए गए चारों शब्द समूहों में से नंबर 1 और नंबर 2 शब्द समूह में शब्द सही क्रम से प्रयोग नहीं किए गए हैं, है ना। यही मैम ने बताया अभी कि व्यवस्थित रूप से नहीं किए गए हैं, सही क्रम से नहीं लगाए गए हैं, इसीलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए इन दोनों सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। अतः इन शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते, इसीलिए हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते। इनका कोई भी सही अर्थ नहीं है, ये व्यवस्थित रूप से नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। और इसमें देखो 3 व 4 शब्द समूहों में शब्द अपने सही क्रम से प्रयोग किए गए हैं, इनका स्पष्ट रूप से अर्थ निकलता है। अतः इन शब्द समूहों को हम वाक्य कह सकते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 में सही क्रम से लिखे गए हैं और इनका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है जब सही क्रम से लिखे जाएंगे। ये सब हमने ऊपर पढ़ा है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सभी सही क्रम से लिखे हैं, सही क्रम से लिखे हैं तो उसका सही कुछ मीनिंग निकलता है, तब वो सही वाक्य कहलाते हैं। अदरवाइज वो गलत सेंटेंस, सही क्रम नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो सही वाक्य नहीं कहलाते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है उद्देश्य। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा उद्देश्य और विधेय में। बहुत ध्यान से, मैं एक बार और जल्दी से आपको रिपीट करती हूँ, ध्यान से ये समझना जरूरी है आपको, क्या उद्देश्य क्या विधेय, ठीक है। देखो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जा रहा है उस सेंटेंस का उद्देश्य हो गया, ठीक है। और उद्देश्य को छोड़कर उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, अब वाक्य के बारे में नहीं कहा जा रहा, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, वह विधेय कहलाता। मतलब जैसे कि किरण है, मोहन है, जैसे मोहन वाले सेंटेंस पे देख लेते, मोहन है, वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा, मोहन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अब उद्देश्य में किसके बारे, उद्देश्य तो हो गया मोहन, अब उद्देश्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि उद्देश्य क्या करता है, भोजन करता, तो ये भोजन करना उसका विधेय हो गया। और सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे तो उद्देश्य को छोड़ दीजिए, बाकी सारा सेंटेंस उसका विधेय है। उद्देश्य निकाल लीजिए पहले, वाक्य में जो इंपॉर्टेंट रखता है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, बाकी सारा सेंटेंस उसका विधेय है, ठीक है। कारक चिन्ह दिए हुए हैं, कारक हमारे से के जो शब्दों को जोड़ते हैं और जिनके द्वारा एक वाक्य पूर्ण होता है, वह
कारक शब्द कहलाते हैं। और कारक एक हमारे सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे हमारा वाक्य सुव्यवस्थित और अच्छा लगता है और वो संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम स्मरण रखने योग्य बातें, जो कुछ हमने चैप्टर में पढ़ा है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम थोड़ा देख लेंगे। नंबर 1, सार्थक शब्दों का उचित क्रम में लगाने से वाक्य बनते हैं, है ना। सही सार्थक शब्दों को, सही अर्थ वाले शब्दों को हम उचित क्रम से लगाएंगे तब हमारे सेंटेंस बनेंगे। वाक्यों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। सेंटेंस वाक्य का अगर सही क्रम से लिखे गए हैं वाक्य तो उनका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। ठीक है, वाक्य में कारकों को यथा स्थान पर प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में कारकों का हम सही तरह से प्रयोग करना चाहिए, तभी उनका सही तरह से प्रयोग करेंगे तभी एक वाक्य पूर्ण होता है और वाक्य में संबंध स्थापित करते हैं। हमारे कारक का ये रोल होता है हमारे सेंटेंस में। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और बेटा हर चैप्टर के लास्ट में जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है स्मरण कर रखने योग्य बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मतलब कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, कभी राइट रॉन्ग के रूप में, इस तरह से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो इनको हमको लर्न करना है और सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एक एक डेफिनेशन है क्वेश्चन आंसर में अगर नहीं भी दी गई है वो तो भी आपको वो जरूर लर्न करना है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। मैं इस बार जो PDF बनाया है मैंने जो आपके लिए, उसमें मैंने एक पेज पर आपकी सारी डेफिनेशन चारों चैप्टर की, लेसन 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर अभी तक हमारे कंप्लीट हुए हैं, सारी डेफिनेशन मैंने एक साथ दी है। और मैं थोड़ा सा आपको फटाफट ये एक्सप्लेन कर दूं जो भी PDF है और अभ्यास कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 अभ्यास कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले मौखिक क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, शब्दों का समूह होता है और जिसमें भाव भी हो और इस विचार भी हो तभी वह एक वाक्य कहलाता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं ना। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक वाक्य लिखिए जिस उसके उद्देश्य और विधेय को रेखांकित कीजिए। जैसे मैंने लिख दिया रजत गेंद खेल रहा है, तो रजत इसका उद्देश्य हो गया और विधेय गेंद से खेल रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर ख है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर ग है, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग उद्देश्य को छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वह विधेय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो उससे फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरे करना है। वाक्य डैश शब्दों द्वारा बनते हैं, सार्थक या विधेय? तो सार्थक शब्दों द्वारा बनते हैं। वाक्य में डैश के बारे में बताया जाता है, कारक के बारे में या उद्देश्य के बारे में? वाक्य में उद्देश्य के बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, और कारक चिन्हों को परिसर भी कहते हैं, शब्द नहीं कहते, परिसर कहते हैं। वाक्य के अंत में क्रिया होती है। ठीक है, अब आपकी अब ये आ गई, मैचिंग हो गई है। उद्देश्य को सही विधेय से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर सामने मैंने लिख रखा है। रमेश तो बहुत तेज दौड़ता है। रेहाना पूड़ी तल रही है। कोयल मीठा गाती है। बादल गरज रहे हैं। कार बहुत तेज दौड़ाता है। अरे ये तो नहीं है, कार में 4 पहिए होते हैं। ठीक, बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत तेज दौड़ता है, रमेश बहुत तेज दौड़ता है, इससे मैच करना है। ठीक है, अब इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय अलग अलग करना है। तो मैंने एक तरफ ऊपर उद्देश्य लिख दिया है, दूसरी साइड विधेय लिख दिया है और मैंने सेंटेंस को अलग अलग करके लिखा है। गोपाल पतंग उड़ा रहा है, तो गोपाल उसका उद्देश्य है, बाकी पूरा उसका विधेय है। ठीक है, पतंग उड़ा रहा है, विधेय हो गया। नंदू पढ़ रहा है, तो नंदू उद्देश्य, पढ़ रहा है, विधेय हो गया। एकता तैर रही है, एकता उद्देश्य, तैर रही थी, विधेय। कविता गाना गा रही है, कविता उद्देश्य, गाना गा रही है, इसका विधेय है। ठीक है, फिर है रचनात्मक गतिविधियाँ।
निम्नलिखित चित्रों के लिए एक एक वाक्य बनाए। यहाँ पे बेटा चित्र बने हुए थे, चित्र को देखकर, मैंने चित्र नहीं बनाए हैं यहाँ पर और केवल सेंटेंस लिख दिए। चित्र को देखकर वाक्य बनाना था, ठीक है। बच्चा आसमान में पतंग उड़ा रहा है, तो बच्चे का चित्र था पतंग उड़ाते हुए, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें देखिए कारक चिन्हों का भी प्रयोग हो रहा है। ये कारक है, विभक्ति चिन्ह ये भी है, पेड़ से अलग होने की दृष्टि से आ रहा है यहाँ पर। मछलियाँ पानी में तैर रही हैं, यहाँ पे भी। पिताजी सोफे पर बैठे हैं, पर, ठीक है। अब मैं और तथा परसर्गों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना। मैं और पर, मैं और पर अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं और पर का यूज़ करते हुए अलग अलग सेंटेंस बनाना। मैं के लिए जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, पर मैं मेज पर किताब रखी है, ठीक है। ये दो मैंने आपके सेंटेंस बना दिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैं डेफिनेशंस दे रही हूँ आपको सारी, तो देखिए सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिख रखी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी आदि। दूसरे चैप्टर की है ये। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग, आ, ब, सा, ठीक है। थर्ड चैप्टर की है शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, कमल, पाठशाला, मकान आदि। वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है, जैसे राम अच्छा लड़का है, ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। तो देखा बेटा आपने सारा, मैंने आपको सारी डेफिनेशंस दी है सारे चैप्टर्स की, आपको इसको लर्न करना है। छुट्टियां होने वाली है, शायद ये लास्ट चैप्टर हो, फिर जब ओपन होंगे स्कूल या फिर ऑनलाइन अगर क्लासेस होंगी तो फिर हम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आगे वीडियो से पढ़ाई होगी तो हम आगे का चैप्टर तब पढ़ेंगे। आप PDF के माध्यम से सारे वीडियोस को देख के बार बार, अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ तो अगेन बार बार वीडियोस देखिए और समझिए चैप्टर को, और एक्सरसाइजेस इसकी कंप्लीट कीजिए। अपना चैप्टर, अपना काम हो सके क्वेश्चन आंसर केवल कॉपी में करना है बेटा, बाकी कोई भी एक्सरसाइजेस कॉपी में नहीं करनी है, ठीक है। ये बात मैं आपको बता दे रही। चैप्टर 1 से लेके लेसन 4 तक अगर पॉसिबल हो, कॉपीज आपके पास उपलब्ध हो, आप कर सकते हैं अरेंज, तो आप कॉपी में नोटबुक में काम कर लीजिए और अपने चैप्टर 1, 2, 3 डेफिनेशन लर्न कीजिए और तैयारी कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। गुड बाय।